गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। बीए बीएड, बीएससी बीएड, 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। आप पढ़ रहे हैं कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बारे में। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के यौन उत्पीड़न को मैंने आपको पढ़ाया कि कार्यस्थल पर जो महिलाओं के संग होने वाला यौन उत्पीड़न है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 1992 में भंवरी देवी एक समाज सेविका महिला थी जो बाल विवाह को रोकने के लिए प्रयास कर रही थी। कुछ असामाजिक तत्व उनके पीछे पड़े और उनका यौन शोषण किया, यौन उत्पीड़न किया। 1997 में राजस्थान सरकार के खिलाफ विशाखा नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में ये रिट दाखिल की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया उसमें यौन उत्पीड़न की इस प्रकार से व्याख्या की गई, जैसा कि मैं आपको पहले पाठों में बता चुका हूँ। ख़ासतौर से महिलाओं से यौन शारीरिक संपर्कों की मांग करना, उनके सामने अश्लील बातें करना, अश्लील मजाक करना और गंदे गंदे मैसेजेस भेजना, अश्लील तस्वीरें दिखाना, पॉर्न मूवी दिखाना, ये सब शामिल था। अश्लील इशारे, फप्तियाँ, साहित्य, पॉर्न, यौन संपर्क आदि। प्रशिक्षणार्थियों, ये मौखिक और लैंगिक दो प्रकार का है। मांग, शारीरिक संपर्क की मांग, महिलाओं को छेड़ना, उन पर टिप्पणी करना, यहाँ तक कि महिलाओं को प्रिय, प्रियतमा, डार्लिंग, हनी, स्वीटहार्ट आदि नामों से संबोधित करना। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में हनी कहने के लिए, महिलाओं से प्यारी कहने के लिए, प्रियतमा कहने के लिए, प्रिय कहने के लिए और डार्लिंग और ब्लैंक्स कॉल करने के लिए और गंदे गंदे मैसेज भेजने के लिए, इन सबको महिलाओं का यौन उत्पीड़न की श्रेणी में रखा। लैंगिक आचरण, महिलाओं का पीछा करना, शराब पीकर ऑफिस में आना, उनको छूना, उनका रास्ता रोकना और उनको अश्लील ईमेल आदि भेजना। ये दोनों रूपों में आपको बताया कि मौखिक में महिलाओं को उनको अश्लील टिप्पणी करना, छेड़ना, प्रिय, प्रियतमा, प्यारी, हनी, डार्लिंग, इन शब्दों का प्रयोग करना और उनके पीछे लैंगिक आचरण पीछा करना या ऑफिस में शराब पीकर आना, ब्लैंक्स कॉल करना, देर रात तक फ़ोन करना, ये सब लैंगिक आचरण की श्रेणी में महिलाओं के संग होने वाला उत्पीड़न था। प्रशिक्षणार्थियों, इस उत्पीड़न से महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक उनके ऊपर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर ये प्रभाव पड़ा, जिससे कि वो प्रजनन के समय या तो तत्कालीन समय में बीमार रहीं या आने वाले वक्त में बीमार हो गईं। लिखा हुआ है उनकी प्रजनन की समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ गईं, जिसके परिणाम जोखिम भरे थे, चाहे वो तात्कालिक परिणाम हो या दीर्घकालिक परिणाम। या तो वो लंबे समय के लिए बीमार हो गई या लंबे समय तक वो मां नहीं बन पाई।
ये यौन उत्पीड़न का उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर, मानसिक स्वास्थ्य पर ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। प्रशिक्षणार्थियों, अमेरिका की FBI ने कोई भी ऐसा कार्य जो महिलाओं की इच्छा के विरुद्ध किया जा रहा है, चाहे वो टीका टिप्पणी हो या उनको साहित्य दिखाना हो या उन पर फप्तियाँ कसना हो, ये इशारे करना हो, ये सब जो महिलाओं की इच्छाओं के विरुद्ध किया गया कार्य है वो बलात्कार है, यौन उत्पीड़न है। FBI ने ये अपना सर्वे आपके सामने शेयर किया। आगे है कि भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 375 के अंतर्गत महिला को डराकर धमकाकर उसकी सहमति ली गई हो, नशे में, बेहोशी में उसकी सहमति ली गई हो और उसके बाद जब उसे होश आए तो आपको बलात्कार का दोषी माना जाएगा। जिस व्यक्ति ने महिला से नशे में, बेहोशी में डराकर धमकाकर सहमति ली और उसके साथ दुर्व्यवहार किया, दुराचार किया, तो वो IPC की धारा 375 के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति, कार्य करने वाला व्यक्ति दोषी माना जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए हमारा कानून महिलाओं को बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करता है। कानून की भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत 354 धारा के अंतर्गत ये दंडनीय अपराध है। 2013 से पहले ऐसा कोई कानून नहीं था जिसकी महिलाओं के लिए इंसाफ मिले और ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए सजा मिले, क्योंकि 2013 से पहले ये अपराध कोई विशेष अपराध नहीं था। ये तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का केस जो सुप्रीम कोर्ट में गया है, उसके बाद इसकी व्याख्या की गई है और इसकी परिभाषा दी गई है। प्रशिक्षणार्थियों, भारतीय दंड संहिता 1860 354 की धारा, IPC की धारा 354 इसको दंडनीय अपराध घोषित करती है। कोई भी व्यक्ति महिलाओं के संग ऐसा कार्य करता है, जो भी मैंने आपको बताया, तो वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया। राजस्थान राज्य बनाम विशाखा केस 1997 में सुप्रीम कोर्ट में IPC के इस दोष को, भारतीय दंड संहिता के इन दोषों को माना, पहचाना और जाना, जिनसे व्यक्ति अपराध करने के बाद बेकसूर बरी हो रहे थे, महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा था। ऐसी स्थिति में जो तुकाराम महाराष्ट्र सरकार का केस है, उसकी दलील दी गई कि महिला को, अभियुक्तों को इसलिए बरी कर दिया गया कि वो महिला के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। ऐसे निर्णय की, ऐसे जजमेंट की अब आलोचना की गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये फैसला दिया कि कोई भी सरकारी, गैर सरकारी संस्था में जो महिला कार्यस्थल पर कार्य कर रही है, तो उस सरकारी और गैर सरकारी संगठन की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो महिलाओं के लिए सुरक्षा मुहैया कराए, उनको यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए प्रयास करें। नियोक्ता का नैतिक दायित्व ये बनता है कि वो महिलाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदारी ले और उनकी शिकायत पर तुरंत अमल किया जाए, कार्रवाई की जाए और कार्रवाई करना अनिवार्य किया जाए। उत्पीड़न निषेध नियमों को प्रसारित किया जाए। महिलाओं के विरुद्ध में होने वाले उत्पीड़न, तो उसको रोकथाम वाले जो उपाय हैं उनका प्रचार और प्रसार किया जाए।
कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को ये आदेशित किया गया, निर्देशित किया गया कि वो महिलाओं के यौन उत्पीड़न से बचाव के क्या उपाय रखते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके पास क्या बंदोबस्त है। महिलाओं की नियोक्ता की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो महिलाओं की रक्षा की जिम्मेदारी लें और उनके संग कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है तो उनकी शिकायत को सुना जाए और उस पर तुरंत अनिवार्य रूप से कार्रवाई की जाए। एक सेल बनाई जाए जो शिकायत समिति का गठन किया जाए। इस कानून के अंतर्गत ऐसी कोई संस्था, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं, वहाँ ये नियम लागू होता है और उनके लिए 50% महिलाओं का होना, 50% पुरुषों का होना। उनकी शिकायत सेल में 4 व्यक्ति होंगे, जिसमें 50% महिलाएं होंगी, 50% पुरुष होंगे और दोनों उनकी शिकायतों को सुनने वाली अध्यक्षता का कार्य महिला करेंगी। शिकायत सेल की अध्यक्ष महिला कर्मचारी होंगी और उस शिकायत सेल की समिति में 50% महिलाएं, 50% पुरुष होंगे। ऐसी स्थिति में उन महिलाओं की शिकायत को सुना जाए, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए जिस व्यक्ति ने ये ऐसा कार्य किया है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के संग होने वाले यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए ढेर सारे कानून हैं जिनसे महिलाओं को उत्पीड़न से बचाया जा सकता है। महिलाओं के अनैतिक देह व्यापार निषेध अधिनियम 1956, महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार निषेध अधिनियम 1986, दहेज निषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। प्रशिक्षणार्थियों, इन विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के होते हुए भी हमारे देश में महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होता है। उसके पीछे सबसे बड़ी कमी 85% महिलाओं का सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से अनभिज्ञ होना और महिलाओं को कानून की जानकारी का नहीं होना, महिलाओं का जागरूकता का अभाव, इन समस्त कारणों से महिलाएं इन उत्पीड़न का शिकार हो जाती हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 स्त्री और पुरुष दोनों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करने के लिए कानून है। अनुच्छेद 15 ये शक्ति प्रदान करता है कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 ये अवसरों की समानता का अधिकार देता है कि नौकरी में सभी के लिए समान अवसर हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। अनुच्छेद 19 से 22 में देश के नागरिकों की स्वतंत्रता का अनुच्छेद है कि देश के समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 23 से 24 महिलाओं के संग होने वाले दुर्व्यवहार
या मानवों के संग होने वाले दुर्व्यवहार और इन अधिकारों का उल्लंघन हो जाने पर, हनन हो जाने पर ये संवैधानिक शोषण के विरुद्ध, चाहे बाल श्रम का कानून हो, छोटी उम्र के बालकों को जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, ऐसे बालकों से बाल श्रम नहीं कराया जा सकता, उसके लिए भी कानून है। और आपका कोई शोषण हो रहा है तो उसके लिए भी कानून आपके लिए खड़ा है। अनुच्छेद 23 से 24 आपको शोषण के विरुद्ध और मानव दुर्व्यवहार के विरुद्ध और बाल श्रम के विरुद्ध शक्ति प्रदान करता है कि आप बालकों से श्रम का कार्य नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 39 सभी के लिए रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने के लिए रोजगार के, आजीविका के समान अधिकार प्रदान करता है। आप चाहे स्त्री हो या पुरुष, समान रूप से अपनी आजीविका को चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा सकते हैं। अनुच्छेद 42 महिलाओं को प्रसूति सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जोर देता है। अनुच्छेद 51 अपमानजनक प्रथाओं का अंत करने के लिए, जो हमारे समाज में सती प्रथा, बाल विवाह और कन्यावध ऐसी कुप्रथाएं हैं, उनके लिए, उनका अंत करने के लिए, समाप्ति के लिए हमें ताकत प्रदान करता है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के लिए संविधान ने कुछ विशेष मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया है। उन विशेष मौलिक अधिकारों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्यों को ये निर्देशित किया गया है कि वो महिलाओं के हितों को देखते हुए ऐसी नीतियों का निर्माण करें जिनसे महिलाओं के हितों को साधा जा सके। प्रशिक्षणार्थियों, इन कानूनों के पालना करने से महिलाओं के संग होने वाले यौन उत्पीड़नों को रोका जा सकता है। प्रशिक्षणार्थियों, कुछ सुझाव और हैं जो मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूं। भारतीय संविधान ने स्त्री और पुरुष के बीच जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान किया है, वो किसी भी महिला के साथ भेदभाव नहीं होने देगा। प्रशिक्षणार्थियों, अनुच्छेद 15 लिंग भेदभाव को लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ जो इन कार्यस्थलों पर भेदभाव किया जा रहा है, उनको दोयम दर्जा जो प्रदान कर रखा है, महिलाओं को दोयम दर्जा की प्रधानता, महिलाओं को अपने से हीन मानना, पुरुषों को खुद को श्रेष्ठ मानना, ऐसी भावना से हमारे लिए छुटकारा दिलाता है। प्रशिक्षणार्थियों, अनुच्छेद 19 से 22, 16 में नौकरी के लिए समान अवसरों का प्रावधान रखा गया है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए नौकरी में समान अवसरों की भागीदारी का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में अगर महिला कर्मचारी आपके कार्यस्थल पर कार्य करती हैं तो ये उनके लिए संविधान ने अधिकार प्रदान कर रखा है। वो इस बात की अधिकार नहीं है, वो इस बात का अधिकार रखती हैं कि जो नौकरी के अवसर सरकार ने आपको दिए हैं, संविधान ने, वही अवसर महिलाओं को भी दिए हैं। अनुच्छेद 19 से 22 नागरिक स्वतंत्रता के लिए आपको शक्ति प्रदान करता है कि देश के समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। प्रशिक्षणार्थियों, अनुच्छेद 39 आपको
देश के नागरिकों को आजीविका को चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए आपको शक्ति प्रदान करता है कि आप अपने जीवन को चलाने के लिए आजीविका के संसाधन जुटा सकते हैं। तो कार्यस्थल पर महिलाएं अगर अपनी आजीविका चला रही हैं तो ऐसी स्थिति में पुरुषों को उनकी आजीविका से, उनके धन कमाने से, उनके आर्थिक रूप से संपन्न होने से परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए कानून 1976 में जो बन गया था, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 1976 में एक कानून का निर्माण किया गया जो महिला और पुरुष समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 है। ये इसको 197 कर लीजिए। 6 एक सेकंड। प्रशिक्षणार्थियों, समान पारिश्रमिक कानून 1976 में जो बनाया गया, ये रहा 1976। ये आजीविका के संसाधन जुटाने के लिए और महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन निर्धारित करने के लिए जब कानून है तो कार्यस्थल पर महिलाओं के संग ये भेदभाव, ये यौन उत्पीड़न क्यों? 1976 में अनुच्छेद 39 महिला और पुरुष दोनों को अपनी आजीविका को चलाने के लिए, पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए ताकत देता है और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 आपको समान रूप से समान कार्य करने के एवज में समान वेतन की जब बात करता है तो कानून ने महिलाओं को पुरुषों के समान कार्य करने पर वेतन दिए जाने की, समान वेतन दिए जाने की बात कही है। प्रशिक्षणार्थियों, अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए, मानव दुर्व्यवहार या बाल श्रम कराने से आपको रोकता है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को प्रसूति सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कानून है प्रसूति सुविधाएं अनुच्छेद 42। अपमानजनक प्रथाओं का अंत करने के लिए संविधान के द्वारा कानून बनाया गया अनुच्छेद 51 आपको अपमानजनक प्रथाएं हैं, पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, सती प्रथा है, कन्या वध है, ऐसी ही प्रथाओं को रोक लगाने के लिए ढेर सारे कानूनों का, सती प्रथा का अंत करने के लिए 1987 में कानून बन गया सती प्रथा को रोकथाम के लिए अधिनियम 1987। बाल विवाह की रोकथाम के लिए अधिनियम 2006 भी है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को संविधान की ओर से विशेष मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की पालना करते हुए राज्यों को ये निर्देशित किया गया है कि वो अपनी नीतियों का निर्माण करते समय महिलाओं के हितों का ध्यान रखकर नीतियों का निर्माण करें। तो महिलाओं के लिए संविधान ने विशेष मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। प्रशिक्षणार्थियों, आवश्यकता है कि महिलाओं को इन कानूनों की जानकारी दी जाए
उनको जागरूक किया जाए और महिलाओं के साथ होने वाले कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोका जाए। इसके लिए लेखक ने, विद्वान ने महिलाओं के लिए भी कुछ कदम उठाने के लिए सुझाव दिए हैं। महिलाओं को भी जागरूकता के साथ साथ कुछ कदम उठाने होंगे, जिन कदमों पर चलकर वो होने वाले उत्पीड़न से छुटकारा पा सकती हैं। नंबर 1, महिलाओं के संग अश्लील हरकतें, यौन संपर्कों की मांग, अश्लील साहित्य और तस्वीरें दिखाने वाले पुरुष, द्विअर्थी संवाद बोलने वाले पुरुष या सहकर्मी, डार्लिंग, हनी, प्यारी और प्रियतमा, प्रिय ऐसे शब्दों को बोलने वाले सहकर्मी साथियों से दूरी बना कर रखनी है। जो व्यक्ति, जो सहकर्मी महिलाओं के कार्यस्थल पर उन महिलाओं के साथ में डार्लिंग और प्रियतमा, प्रिय, हनी, प्यारी ऐसी टिप्पणियां करता है और उनसे शारीरिक संपर्क की मांग करता है, उनको छेड़ता है, उनका रास्ता रोकता है, उनको प्रमोशन का और पदोन्नति का झांसा और दिलासा देता है, उनकी वेतन वृद्धि का और ऐसी झूठी बातों का उनको प्रोत्साहित करता है, उनको धमकी देता है, डराता है, ऐसे व्यक्तियों से महिला कर्मचारियों को चाहिए कि वो दूरी बना कर रहें। नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोग, जैसा कि मैं आपको पहले पाठों में बता चुका हूं कि महिला अगर रिसेप्शनिस्ट हो, महिला एयर होस्टेस हो, महिला पीआरओ हो, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हो, तो ऐसी महिलाओं के पास वो विकृत और अय्याश प्रवृत्ति के लोग बार बार आते हैं। बार बार आते हैं तो आपका नैतिक दायित्व ऐसा बनता है, महिला कर्मचारी ऐसे व्यक्तियों पर नजरें रखें और नजरें रखते हुए वो बार बार आपके केबिन में आने वाले ऐसे व्यक्ति को, जिसके नेचर से आप वाकिफ हैं कि उसका नेचर अय्याश प्रवृत्ति का है, वो आपके समझाने पर भी नहीं मानता, बार बार आपको तंग करने आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति से आप दरवाज़ा खुला रखकर ही बातचीत करें। आपको यौन उत्पीड़न से बचना है तो आप केबिन का दरवाज़ा खुला रखें। ये विद्वानों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाले हैं, उन्होंने अध्ययन किया है, अनुभव किया है और आपको ये गिफ्ट लेकर आए हैं कि महिलाओं का नैतिक दायित्व ये बनता है, महिला कर्मचारियों का, कि वो ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाएं और जो बार बार उनके केबिन में आ रहा है तो ऐसी स्थिति में वो अपने केबिन का दरवाज़ा ऐसे व्यक्तियों के लिए जो बार बार आते हैं और अनैतिक कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, उनसे दूरी बनाकर रहें और केबिन का दरवाज़ा खुला रखें। आपको आपके ऑफिस में, आपके कार्यस्थल पर जो ये कर्मचारी, सहकर्मी आदतन इस नेचर के हैं, ऐसी प्रवृत्ति के हैं, उन जो बद्दे मजाक करते हैं, द्विअर्थी संवाद बोलते हैं, द्विअर्थी गीत गाते हैं, जो भी लैंगिक आचरण उनका अच्छा नहीं है, मौखिक आचरण उनका अच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की पहचान करके वो ऐसे बद्दे मजाक करने वालों को चेता दें, उनको चेतावनी दें, मिस्टर यू, आप कभी आज के बाद ऐसे अल्फाजों का मेरे सामने प्रयोग ना करें।
यू कैन गो। डोंट डिस्टर्ब मी। आप उनके लिए साफ चेतावनी दे दें कि आप हमारे सामने कोई भी ऐसा मजाक, कोई द्व्यर्थी संवाद हमारे सामने ना बोलें प्लीज। इससे आप कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न को एक हद तक रोकने में कामयाब हो जाओगे। प्रशिक्षणार्थियों, कुछ लोग आपके ऑफिस में प्रोफेशनल, तो आपको अपने ऑफिस में जो संबंध रखने हैं वो प्रोफेशनल रखें। आप अपने सहकर्मी कर्मचारियों से जो आपके कार्यस्थल पर कार्य कर रहे हैं, चाहे आपके बॉस हों या आपके सहायक कर्मचारी साथ हों, सहकर्मी हों या आपके असिस्टेंट हों, उनको अपनी पारिवारिक और घरेलू और ख़ास तौर से अपनी निजी बातों को या अतीत को ना बताएं। अपने गुजरे हुए वक्त की बातों को, अतीत काल की बातों को, जो पास्ट टाइम में आप गुजार कर आई हैं, उन बातों को, अपनी प्राइवेट बातों को, अपनी घर की बातों को, अपने पारिवारिक मामलों को, अपने पति के संबंधों को, अपने परिवारीजनों से संबंधों को उनके साथ शेयर ना करें। आप एक प्रोफेशनल रहें। ऑफिस में आपको रहना है तो अपनी कोई भी पारिवारिक बढ़ाई, अपनी कोई भी पारिवारिक बुराई, अपनी कोई भी पारिवारिक कमजोरी उनसे शेयर ना करें। ये बहुत अच्छे सुझाव हैं। मैं समझता हूँ ये कोई बहुत ही बड़े विद्वान हैं जो आपके सामने इन सुझावों को लेकर आए हैं। प्रशिक्षणार्थियों, इनको अगर हम आम जिंदगी में भी अपना लें तो मैं समझता हूँ हम बहुत सारे यौन उत्पीड़न ही नहीं, बहुत सारे उत्पीड़नों से बच जाएंगे। अपनी प्राइवेट बातों को शेयर ना करें, अपनी परिवारीजनों की कमजोरियों को ना बताएं, अपने पास्ट को ना बताएं, पास्ट टाइम को, भूतकाल में क्या घटना करके आए हैं आप, उनको ना बखान करें। आप यहाँ सिर्फ प्रोफेशनल बनकर रहें। अगर आपके बॉस आपको अकेले देर रात तक रोकते हैं तो आप साफ इनकार कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आपके बॉस के द्वारा आपको धमकी दी जाएगी कि अगर आप काम करोगी तो ये तो चलेगा ही, ये आपको तो देर से ऑफिस से घर जाना पड़ेगा। ऐसे 10 बहाने करते हैं, ढेर सारी फाइल रख देते हैं आपके सामने, काम का अधिक भार डाल देते हैं। तो वो उनकी चालें हैं, जो चालें सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दी हैं पहले। वो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी व्याख्या कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी परिभाषा आपको दे दी है कि वो ऐसे नेचर के व्यक्ति आपको रोकना चाहेंगे और वो रोक रहे हैं आपको देर रात अकेले में। तो ऐसी स्थिति में आप अकेले ना रुकें। अगर अधिक कार्य है और हकीकत में ही कोई कार्य है तो ऐसी स्थिति में आप पुरुष सहकर्मियों के द्वारा ही ऑफिस में देर रात को रुकें, वरना ना रुकें। प्रशिक्षणार्थियों, ये महिलाओं को कदम उठाने होंगे। इन कदमों को उठाने के बाद वो अगर इन पर अमल करती हैं, इन पर चलती हैं, तो मैं दावे के साथ आपको लिखकर दे दूं कि आने वाले वक्त में यौन उत्पीड़न में निश्चित रूप से बहुत मात्रा में कमी आएगी। हमारे कानून ने तो मदद की ही है, लेकिन अपनी मदद के लिए हमको भी उठ खड़े होना होगा। आपको अपने आप को भी चेंज करना होगा। खुदा की मदद उन्हीं के लिए आती है जो खुद अपनी मदद करते हैं।
आप अपनी मदद के लिए उठ खड़े होइए। महिलाएं अगर ये कदम उठा लेंगी, इस प्रकार का अपना आचरण रखेंगी, तो मैं समझता हूँ कोई दुराचरण, कोई दुर्व्यवहार, कोई उत्पीड़न उनके साथ नहीं होगा। ये विद्वानों की बातें हैं, विद्वान ये निष्कर्ष निकाल कर लाए हैं। कानून ने आपकी मदद की है, संविधान आपकी मदद करता है, लेकिन संविधान के दायरों के साथ साथ आपको अपने दायरे भी बनाने हैं। संविधान की कुछ सीमाएं हैं तो आपकी भी कुछ सीमाएं हैं, आप इन पर अमल करें। निश्चित रूप से कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न को एक हद तक काफ़ी मात्रा में रोका जा सकेगा। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को इन कदमों को उठाने के लिए जागरूकता फैलानी है और महिलाओं को जागरूक करना है कि वो भी अमल करें, इन बातों को मानें, जिससे कि हम समाज में होने वाले उत्पीड़न से बचा सकें महिलाओं को। मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ जो महिलाओं के कार्यस्थल, संघर्ष स्थल पर लेकर चल रहा है कि महिलाओं के कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न से उनको छुटकारा कैसे दिलाएं। तो दो ही बातें निकल कर आती हैं, कानून का सहारा और महिलाओं की जागरूकता, या महिलाओं को स्वयं को जागरूक होना आवश्यक है। और निश्चित रूप से आने वाले वक्त में कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न को रोका जा सकेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं आपको और आपके तमाम यहाँ सुनने वाले साहिबान के लिए, जिन भी सज्जन ने मेरा ये पाठ सुना, समझा, जाना, उन सभी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने बड़ी विनम्रता से मेरे पाठ को सुना है। आप के समझ में कुछ नहीं आता है, आप पूछ लीजिएगा। आपके जो भी माकूल सवाल हैं उनके माकूल जवाब दिए जाएंगे। आप पूछिएगा, हमें अच्छा लगेगा। आप जो भी सवाल करना चाहते हैं, हम जो भी आपका सवाल होगा उसका उचित आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं पुनः आपके लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू।